नमस्कार, आप सभी का इस ई लेक्चर में स्वागत है। आज के हमारे इस ई लेक्चर का टॉपिक है 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा प्रदत्त रक्षा कवच एवं संरक्षण। साधारण भाषा में रक्षा कवच यानी सेफ गार्ड्स का अभिप्राय है किसी संकट से बचने के लिए किए गए इंतजाम। संवैधानिक दृष्टि से रक्षा कवच वो रुकावटें हैं जिनके द्वारा संविधान बनाने वाले कई सारे ऐसे मनोवृत्ति वाले व्यक्ति या प्रवृत्तियों को रोकते हैं जो संविधान को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये उपाय अमेरिकी संविधान में उन क्रांतिकारी प्रवृत्तियों को रोकने के लिए अपनाए गए, पर भारत में अंग्रेजी सरकार के द्वारा इनको अपने हितों की रक्षा के लिए अपनाया गया। भारतीय राष्ट्रवादियों ने सदैव ही इन सेफगार्ड्स या रक्षा कवच या संरक्षण का विरोध किया, परंतु ब्रिटिश सरकार ने इस बात की कोई परवाह नहीं की और अल्पमत सार्वजनिक सेवाओं तथा अपने हितों की रक्षा के लिए इन रक्षा कवचों को 1935 के अधिनियम में स्थान दिया। तो आइए अब हम विस्तार में जानें कि ये रक्षा कवच और संरक्षण क्या थे। आइए अब हम देखते हैं कि 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा कौन कौन से रक्षा कवच और संरक्षण दिए गए। और उसमें सबसे पहला है प्रतिरक्षा, विदेशी मामलों, गिरजाघर तथा कबीलों के मामलों में जो संरक्षण या रक्षा कवच रखे गए। संघ में इन सब मामलों का शासन वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के अनुत्तरदायी सभासदों के हाथ में दे दिया गया। वे सब संघीय सभा के प्रति इन मामलों के शासन के लिए उत्तरदायी नहीं थे, बल्कि केवल गवर्नर जनरल के प्रति ही उत्तरदायी थे। गवर्नर जनरल इन मामलों के शासन में अपनी स्वेच्छाचारी शक्तियों का प्रयोग कर सकता था। गवर्नर जनरल के लिए आवश्यक नहीं था कि वह अपने मंत्रियों से इन विषयों के संबंध में परामर्श करें। इस तरह सैनिक, विदेशी मामले, कबीलों के संबंध में मामले और गिरजाघर के जो सभी मामले थे उनमें भारतीयों को कोई अधिकार नहीं थे। वास्तविक अधिकार इस वक्त भी गवर्नर जनरल और गवर्नरों के हाथ में ही रहे। फिर है वित्तीय मामले। यद्यपि वित्त विभाग को मंत्रियों के हवाले कर दिया गया, परंतु वास्तव में यहाँ पर भी गवर्नर जनरल और गवर्नरों की विशेष शक्ति ही थी। वित्त का असली नियंत्रण न तो मंत्रियों के हाथ में था न विधानमंडल के, बल्कि गवर्नरों और गवर्नर जनरल के हाथ में ही यह नियंत्रण बना रहा। भारत सरकार की मुद्रा और नोट संबंधी नीति भी रिजर्व बैंक के नियंत्रण में थी। रिजर्व बैंक का गवर्नर भारत के गवर्नर जनरल द्वारा नियुक्त किया जाता था और वो उसी के प्रति उत्तरदायी रहता था। गवर्नर जनरल की एक विशेष जिम्मेदारी थी कि वह भारत की वित्तीय स्थिरता को बनाए रखे और भारत की साख की रक्षा भी करे। इसलिए ये वित्त मंत्री के किसी सुझाव पर भी निषेधाधिकार यानी वीटो लगा सकता था। तो इस तरह से प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, गिरजाघर संबंधी मामले और कबीलों तथा वित्त सभी मामलों में गवर्नरों और गवर्नर जनरल की विशेष शक्तियां बनी रहीं और जो कुछ भी लोकतंत्र का एक दिखावा किया गया था वो वास्तविक नहीं था। इसके अतिरिक्त गवर्नर जनरल की विशेष जिम्मेदारियां और व्यक्तिगत निर्णय की शक्ति भी ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1935 के एक्ट में दी गई। ये भी एक प्रकार का सेफगार्ड थी। गवर्नर जनरल तथा गवर्नर की विशेष जिम्मेदारियों की एक लंबी सूची 1935 के एक्ट में दी गई। इनका बहाना लेकर गवर्नर जनरल और गवर्नर अपने उत्तरदायी मंत्रियों के कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप कर सकते थे। वे अल्पमतों, सार्वजनिक सेवाओं, देसी रियासतों के शासकों तथा अंग्रेजों के आर्थिक हितों की रक्षा के लिए कोई भी कार्रवाई कर सकते थे। वे भारत की प्रतिरक्षा के लिए भी कोई कदम उठा सकते थे। इन सब हितों की रक्षा करना उनकी एक विशेष जिम्मेदारी थी। जब गवर्नर जनरल तथा गवर्नर अपनी व्यक्तिगत निर्णय की शक्ति का प्रयोग करते थे तो वे मंत्रियों से परामर्श तो करते थे, परंतु उसकी सलाह पे अमल करना या नहीं करना वो उनकी स्वयं की इच्छा पर निर्भर था। जब गवर्नर जनरल अपनी व्यक्तिगत निर्णय की शक्ति का प्रयोग करते थे तो वह भारत सचिव के अधीन होता था और उसके निर्देशों या अनुदेशों का उनको पालन करना पड़ता था। जब गवर्नर अपनी व्यक्तिगत निर्णय की शक्ति का प्रयोग करता था तो वो गवर्नर जनरल और भारत सचिव दोनों के अधीन होता था और इस प्रकार से वो
अपनी शक्ति का प्रयोग करता था। तो हर स्थिति में गवर्नर जनरल, गवर्नर और इन दोनों के ऊपर भारत सचिव की ही महत्वपूर्ण भूमिका थी और वो इन भूमिकाओं के द्वारा पूरे भारतीय राज्य क्षेत्र में अपने तरीके से कार्यों को संपादित करते थे। इसके अलावा गवर्नर जनरल तथा गवर्नर की कार्यकारिणी और कानूनी शक्तियां इतनी विस्तृत थीं कि उत्तरदायी मंत्रियों के मार्ग में वो हर तरह से रोड़ा अटका देते थे और उत्तरदायी शासन को बिल्कुल अर्थहीन बना सकते थे। तो इस तरह से ये जो गवर्नर जनरल और गवर्नर की कानूनी शक्तियां थी या कार्यपालिकाई शक्तियां थी, वे भी एक तरह से ब्रिटिश सरकार के हितों को साधने का एक तरीका थी। इसके अलावा इस अधिनियम के सेक्शन 93 के अनुसार गवर्नर जनरल की आज्ञा से किसी समय एक्ट की विफलता की घोषणा करके प्रांतीय शासन को अपने हाथ में भी ले सकता था। तो ये भी व्यवस्था कर दी गई थी कि किसी स्थिति में भी अगर प्रांतीय शासन पे अपना नियंत्रण हासिल करना है तो उसकी कानूनी प्रावधान भी इस अधिनियम में रखे गए थे। और इन्हीं कारणों से ये जो भी सेफगार्ड या संरक्षण दिए गए इस अधिनियम के द्वारा, उसकी बहुत आलोचना की गई। जितने भी रक्षा कवच या संरक्षण संविधान में रखे गए थे, उन सब का उद्देश्य भारत में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को रोकना था। इसीलिए अंग्रेजों ने देसी रियासतों के शासकों, अल्पमतों और सार्वजनिक सेवाओं के साथ गठजोड़ करके ब्रिटिश साम्राज्यवाद को दृढ़ किया था और इसीलिए इन सारे रक्षा कवचों की बहुत अधिक भारतीय नेताओं के द्वारा आलोचना की गई। धन्यवाद।